जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूँ आपका अपन चैनल स्टडी विद अभिषेक में। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है आपका, सामाजिक समझौते का सिद्धांत संबंधित नहीं है किससे। इसमें आपका ऑप्शन हैं ए भय और स्वार्थ से, या बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, या सी सामान्य इच्छा से, या डी सबकी इच्छा से। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सबकी इच्छा से। यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है आपके सबकी इच्छा से संबंधित नहीं है। यानी कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता संबंधी सिद्धांत से सबकी इच्छा संबंधित नहीं है, तथा यह भय और स्वार्थ है, सामान्य इच्छा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है यह भय, स्वार्थ, सामान्य इच्छा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित कौन है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए जैक्स, या बी हेनरीमैन, या सी मैक्लेनान, या डी मॉर्गन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हेनरीमैन। यानी कि सर हेनरीमैन ने पैतृक सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थन किया है और उन्होंने अपने सिद्धांत की पुष्टि यूनानवासी हिब्रू जाति, रोमवासियों तथा भारत में आर्यों के उदाहरण से की है। और इस सिद्धांत के अनुसार पुरुष ही परिवार का प्रमुख होता था जिसके पास दंडात्मक शक्ति होती थी, और यह विचार कबीलों में होते हुए राज सत्ता पर लागू होता था जिसमें पुरुषों द्वारा ही सर्वोच्च सत्ता का उपयोग होता था। जैक्स मॉर्गन, मैक्लेनान आदि मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। यह किसका कथन है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए सीबी मैकफर्सन का, या बी सी वाहन का, या सी अर्नेस्ट बार्कर का, या डी जॉर्ज एच सेबाइन का। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सी वाहन का। यानी यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। यह कथन आपके सी वाहन का है। यानी कि सी वाहन ने कहा है कि यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। और गूंच के अनुसार लेवियाथन केवल अतिमानवीय आकार का पुलिसमैन है, दबाव का यंत्र है, स्वतंत्र विवेकोन्मुख सभ्यता का प्राप्ति का अपरिहार्य है, साधन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव के लिए एक उत्तरदायी कारक नहीं है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए प्रादेशिक संप्रभुता का सिद्धांत, या बी चर्च की सार्वभौमिक सत्ता का पराभव, या सी शांति, सुरक्षा और एकता की इच्छा, या डी समष्टिवादी वैचारिक वातावरण को जो पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन की विशेषता थी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी शांति, सुरक्षा और एकता की इच्छा। ये आपके आधुनिक राष्ट्र के उद्भव के लिए एक उत्तरदायी कारक नहीं है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें बताया है कि आधुनिक युग में राष्ट्र और राज्य प्रायः एकाकार हो गए और राज्य की सीमाओं को राष्ट्रीय सीमाएं कहा जाता है, राज्य के हित को राष्ट्रीय हित कहा जाता है। वस्तुतः आधुनिक राष्ट्र राज्य का विकास मानव सभ्यता के बहुत लंबे इतिहास की परिणति है और 15वीं और 16वीं शताब्दी में से यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ है। यानी 15वीं 16वीं शताब्दी से ही यूरोप में जो है राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ है। और आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव में प्रादेशिक संप्रभुता का सिद्धांत, चर्च की सार्वभौमिक सत्ता का पराभव और समष्टिवादी वैचारिक वातावरण आदि कारक उत्तरदायी रहे हैं आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव में। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई थी। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षा हेतु, या बी उत्पादन के शोषणकारी संबंधों को अंत करने हेतु, या सी वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने और वर्ग संघर्ष की समाप्ति हेतु, या डी श्रमिक वर्ग के लिए स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने हेतु। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षा हेतु जो है आपके राज्य की उत्पत्ति हुई थी मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार। यानी कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति उत्पादन है कि शोषणकारी संबंधों की रक्षा हेतु हुई है। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 से प्रकाशित हुई थी उसमें लिखा है कि राज्य पूंजीवादी वर्ग की कार्यकारिणी समिति है। यह आपके कार्ल मार्क्स ने लिखा अपनी एक कृति में जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि 1848 में प्रकाशित हुई थी।
अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए नोजिक ने, या बी राल्स ने, या सी ओकसाट ने, या डी हन्ना आरेंट ने। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राल्स ने। इन राल्स ने जो है सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया है। राल्स ने न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए अनुबंध मूलक समाज दर्शन का अनुसरण किया, यानी अनुबंध मूलक जो समाज दर्शन था उसका अनुसरण किया इन्होंने। और इसके अंतर्गत उसने यह कल्पना की है कि यदि व्यक्तियों को उनकी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से पृथक कर दिया जाए और समाज में प्रचलित भेदभाव के ज्ञान से भी परे हटा दिया जाए, तो वे भावी समाज में अपने हितों का अधिकतम वृद्धि के लिए सामाजिक जीवन के नियमों, सिद्धांतों और संस्थाओं का पुनर्निर्माण किस प्रकार करेंगे, उन्हें विश्वव्यापी आधार पर न्याय के नियम मान सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए राज्य बनने के पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था, या बी राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, या सी राज्य शक्ति का परिणाम है, या डी राज्य विकास के स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राज्य बनने के पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था, यानी राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का ये प्रतिपादित करता है। यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है, इसे मनुष्य ने अपने हित के साधन के लिए बनाया है। और यह सिद्धांत मानता है कि राज्य बनने से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था, इसे वह संविदा के द्वारा त्याग कर एक राज्य में रहना स्वीकार करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए आदर्शवाद में, या बी नैतिक तथा आचार संबंधी विकास में, या सी धार्मिक विचारों और संस्थाओं के विकास में, या डी जीवन की भौतिक दशाओं में। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जीवन की भौतिक दशाओं में जो आपके कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है। यानी राज्य को वर्ग संघर्ष का कारण मानता है, और वह कार्ल मार्क्स मानता है कि यदि किसी भी युग में राज्य का स्वरूप तत्कालीन उत्पादन प्रणाली पर आश्रित होता है तथा जीवन की भांति दशाएं भी इसी उत्पादन प्रणाली पर आश्रित होती हैं, जब धन किसी एक वर्ग के हाथ में आ जाता है दूसरे को उसका आश्रित होना पड़ता है, विद्रोह न कर दे, इस आशंका से धनिक वर्ग राज्य रूपी संस्था का निर्माण अपनी सुरक्षा के लिए करता है। यह आपके कार्ल मार्क्स का मानना था। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया? कार्ल मार्क्स ने, रॉल्स ने, लेनिन ने, या नाजिन ने। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 और 2 सही है, यानी मार्क्स और रॉल्स, या बी 2 और 4 यानी कि रॉल्स और नाजिक, या सी 1 और 3 यानी कि मार्क्स और लेनिन, या डी 3 और 4 यानी कि लेनिन और नाजिक। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 2 और 4 सही है, यानी कि रॉल्स और नाजिक ने जो है सामाजिक संविदा के सिद्धांत का इस्तेमाल किया था किसके लिए? सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए। रॉल्स ने न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए अनुबंध मूलक समाज दर्शन का सहारा लिया। जॉन रॉल्स ने न्याय संबंधी विचार 2 मान्यता पर आधारित हैं। पहला क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को समान मूलभूत स्वतंत्रताओं की व्यापक व्यवस्था की प्राप्ति का समान अधिकार है तथा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि हीनतम स्थिति में रहने वालों को सबसे ज़्यादा लाभ मिले। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट नाजिक ने 1938 से 2002 तक ने अपनी प्रसिद्ध रचना में कहते हैं, उनकी जो प्रसिद्ध रचना है एनार्की स्टेट एंड यूथोपिया जो 1974 में प्रकाशित हुई थी, में कहा है कि न्याय संबंधी सिद्धांत का प्रदान करते हुए न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांत को अपने चिंतन का आरंभिक बिंदु स्वीकार किया गया है। ये आपके जो है इनका रॉबर्ट नाजिक का कहना है, जो इनकी एक रचना है एनार्की स्टेट एंड यूथोपिया, जो यूथोपिया में इन्होंने बताया है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए सर हेनरी मेन राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत से संबंधित है,
या बी हॉब्स राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत संबंधित है, या सी ओपेनहाइम राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत से संबंधित हैं, या डी ऑस्टिन राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत से संबंधित हैं। इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टिन जो है राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये आपका जोड़े से मिलित नहीं है। यानी कि ऑस्टिन मुख्य रूप से कानूनी संप्रभुता का एकत्ववादी संप्रभुता के सिद्धांतकार हैं। इनका राज्य की उत्पत्ति के ऐसे सिद्धांत से प्रत्यक्ष सरकार नहीं है, किंतु हॉब्स और बेंथम की भांति यह भी राज्य की उत्पत्ति जनसहमति पर आधारित मानते हैं, जो कि सामाजिक संविदा का ही एक रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉक के अनुसार जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए राज्य अस्तित्व में आया हुआ था, इसमें आपके ऑप्शन हैं ए व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, या बी शासक वर्ग के हितों की रक्षा करना, या सी अपने सदस्यों को मूल अधिकार प्रदान करना, या डी अंग्रेजी राजतंत्र के वंशानुगत अधिकारों की रक्षा करना। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। यानी कि जॉन लॉक के अनुसार राज्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया था। और ध्यान रहे कि लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार माना है। जॉन लॉक ने क्या बोलते हैं, व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए राज्य की उत्पत्ति साधनों के विकास करने के उद्देश्य से हुई, या बी राज्य की उत्पत्ति उत्पादन की विधि में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हुई, या सी राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणात्मक संबंधों के रक्षार्थ हुई, या डी राज्य की उत्पत्ति वर्ग विहीन समाज के उद्देश्य से हुई। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुए थे। ये जो आपके मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है। ये यानी मार्क्सवादी सिद्धांत का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति न तो किसी नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए हुई और न ही किसी मनुष्य की इच्छा की पूर्ति के लिए हुई है। ये आपका किसका मानना है? मार्क्सवादी सिद्धांत का मानना है। और इनका कहना, मार्क्सवादी सिद्धांत का कहना है कि बल्कि इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिकों के शोषण को वैध बनाना था तथा उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की क्रांति की संभावनाओं को समाप्त करना था। ये आपके मार्क्सवादी सिद्धांत का मानना था कि पूंजीपति जो है वो श्रमिक वर्ग को दबाना चाहते, एक तरह से उनका शोषण करना चाहते थे और उनके खिलाफ किसी प्रकार की क्रांति ना कर सके, उसको वो कंट्रोल करना चाहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। यह किसका विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, या बी राज्य की उत्पत्ति का संविदा सिद्धांत, या सी राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, या डी राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। यानी कि एंजल्स के अनुसार राज्य का अस्तित्व अनंत काल से नहीं है और ऐसे समाज भी रहे हैं जिनमें राज्य नहीं था, या जिनमें राज्य था, जिनमें राज्य या सार्वजनिक शक्ति की कोई संकल्पना ही नहीं थी। ये एंजल्स का कहना है। यानी एंजल्स कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व अनंत काल से नहीं है और ऐसे समाज भी रहे हैं जिनमें राज्य नहीं था, जिनमें राज्य या सार्वजनिक शक्ति की कोई कल्पना ही नहीं थी। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य की उत्पत्ति किसी सामाजिक समझौते के माध्यम से नहीं हुई है, न कि इसका निर्माण संपूर्ण समाज की इच्छा से हुआ है, बल्कि उसकी उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए राज्य की प्रकृति से, या बी राज्य के कार्य से, या सी राज्य के उद्देश्य से, या डी राज्य की उत्पत्ति से। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी राज्य की उत्पत्ति से जो है सामाजिक समझौता का सिद्धांत संबंधित है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है और 17वीं 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौता का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था सामाजिक समझौते का सिद्धांत 17वीं 18वीं शताब्दी तक। हॉब्स, लॉक व रूसो इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं।
सामाजिक समझौते के सिद्धांत के। और प्लेटो और अरस्तु ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना की है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत का आलोचना कौन करता है, तो उसमें प्लेटो और अरस्तु का नाम प्रमुख रूप से आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की? इस आपके ऑप्शंस हैं, ए कार्ल मार्क्स, या बी वाहन, या सी राइट, या डी ग्रीन। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राइट। यानी कि राइट ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की, जबकि वाहन, ग्रीन और कार्ल मार्क्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना की है। वाहन के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत न तो इतिहास को समझने का ही उचित साधन है और न ही किसी ठोस राजनीतिक दर्शन का उदाहरण है, जबकि टी.एच. ग्रीन तथा कार्ल मार्क्स ने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना की है और ग्रीन ने इस सिद्धांत को कपूर कल्पना की संज्ञा दी है। अब यहाँ से देखिए एक और प्रश्न बनता है कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत को कपूर कल्पना की संज्ञा किसने दी है, तो उसको टी.एच. ग्रीन ने दिया था। अब उसका बाद कहते हैं कि जबकि कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण सामाजिक समझौता नहीं है बल्कि राज्य एक दमनकारी संस्था है। ये आपका किसका मानना है? कार्ल मार्क्स का मानना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम कहा है? इस आपके ऑप्शंस हैं, ए दैवी सिद्धांत, या बी ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत, या सी शक्ति सिद्धांत, या डी सामाजिक अनुबंध यानी समझौता सिद्धांत। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत। यानी कि ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत उत्पत्ति क्रमिक विकास का परिणाम है, यानी एक क्रम से जो विकास हुआ है उसका परिणाम है। और विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति न तो एक निश्चित समय में हुई और न ही किसी एक विशेष कारण से, बल्कि राज्य के सम्मिलित तत्वों के प्रभाव स्वरूप अस्तित्व में आया। इसके संदर्भ में गार्नर कहते हैं कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न ही वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, और न ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, और न ही परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास के उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। यह आपके गार्नर साहब का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं व 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था? इस आपके ऑप्शंस हैं, ए दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, या बी शक्ति सिद्धांत, या सी सामाजिक समझौते का सिद्धांत, या डी ऐतिहासिक सिद्धांत। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जो कि 17वीं 18वीं शताब्दी में सबसे लोकप्रिय था। अगला प्रश्न देखते हैं, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक, जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है, की रचना की गई थी किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स द्वारा, या बी लेनिन द्वारा, या सी एंजल्स द्वारा, या डी प्रोधा द्वारा। इसमें पूछ रहा है कि ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एंजल्स द्वारा। ओरिजिन ऑफ फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, जो कि 1884 में प्रकाशित हुई थी, पुस्तक आपके एंजल्स द्वारा लिखी गई है और इसमें राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। और एंजल्स का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति पूंजीपतियों के रक्षार्थ हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? इस आपके ऑप्शंस हैं, ए दैवी सिद्धांत, या बी समझौता सिद्धांत, या सी विकासवादी सिद्धांत, या डी अपने सीमित रूप से उपयुक्त सभी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विकासवादी सिद्धांत। यानी कि विकासवादी सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है और विकासवादी सिद्धांत के विचारकों का मानना है कि राज्य न तो दैवी उत्पत्ति का परिणाम है और न ही समझौते का परिणाम है और न राज्य विकास का परिणाम है। यह सिद्धांत कल्पना पर आधारित न होकर के सामाजिक विकास के क्रम पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं,
राज्य की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए दैवी सिद्धांत, या बी सामाजिक समझौता सिद्धांत, या सी विकासवादी सिद्धांत, या डी मार्क्सवादी सिद्धांत। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विकासवादी सिद्धांत, जो है आपके सर्वोत्तम माना गया राज्य की उत्पत्ति को लेकर के। राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास परिणाम मानता है, और यह राज्य की उत्पत्ति का आधुनिक सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत है। और राज्य के विकास के तत्व निम्न प्रकार से हैं, जो कि मनुष्य के सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक क्रियाएं व राजनीतिक चेतना, ये जो है विकासवादी सिद्धांत का जो है आपके तत्व रहे हैं। राज्य के विकासवादी सिद्धांत के अनुसार ये राज्य के विकास के जो है तत्व हैं। और विकासवादी सिद्धांत के समर्थक जो है आपके मैकाइवर हैं, ब्लंसली, मॉन्टेस्क्यू, गार्नर, ये सब जो है आपके विकासवादी सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। और इसी संदर्भ में गार्नर ने कहा है कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न ही उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, और न ही परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास के उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। यह आपके गार्नर का कथन है, जो कि विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए इमैनुअल कांत, या बी जॉन लॉक, या सी जर्गेन हैबरमास, या डी थॉमस हॉब्स। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जर्गेन हैबरमास, जो आपके सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं हैं। जर्गेन हैबरमास नवमार्क्सवादी विचारक हैं, ना कि संविदावादी विचारक। और जो अन्य है इमैनुअल कांत है, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, ये जो आपके संविदावादी विचारक हैं। संविदावादी विचारकों का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत के माध्यम से हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने राज्य की उत्पत्ति संबंधी दैवी सिद्धांत को न्यायोचित ठहराने हेतु टू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज नामक पुस्तक लिखी है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए लुई 14वां, या बी जेनक्स, या सी जेम्स प्रथम, या डी अरस्तु। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रथम के द्वारा जो है टू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें आपके राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के बारे में न्यायोचित ठहराने के लिए न्यायोचित ठहराया गया है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो है प्रचलित दैवी सिद्धांत सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वर के द्वारा स्थापित एक दैवी संस्था है, जो कि दैवी सिद्धांत के द्वारा माना गया है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होता है, और प्रत्येक परिस्थिति में राजा की आज्ञाओं का पालन प्रजा का धार्मिक कर्तव्य है। और 17वीं सदी में स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज में लिखा है कि राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की श्वास लेती हुई मूर्तियां हैं, इसलिए उन्हें ईश्वर कहना चाहिए। उसने यहाँ तक कहा कि राजा कभी दुराचारी नहीं हो सकता है। यदि कोई राजा दुराचारी हो तो इसका अर्थ यह है कि इसको ईश्वर ने जनता को उसके पापों का दंड देने के लिए भेजा है। यह आपका जो है स्टुअर्ट लॉ ऑफ द फ्री मोनार्कीज में लिखा गया है, उनके अनुसार बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों में विरुद्ध युद्ध था? इस आपके ऑप्शन हैं ए लॉक, या बी हॉब्स, या सी रूसो, या डी लीकॉक। इसमें पूछ रहा है कि कौन कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। तो आपका कथन जो है आपके हॉब्स का है, यानी हॉब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। हॉब्स के अनुसार हम मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 मुख्य कारण देखते हैं: प्रतिस्पर्धा, भय और सत्ता। प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ के लिए, और भय के कारण रक्षा के लिए, और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, जो कि एक दूसरे से नहीं होता, युद्ध करते रहते हैं लोग। तो इसी को हॉब्स ने परिभाषित किया इस तरह से कहा के। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, या बी बल सिद्धांत, या सी विकासवादी सिद्धांत, या डी दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विकासवादी सिद्धांत को जो है ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत राज्य के अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। यह राज्य की उत्पत्ति का आधुनिक और सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत। और विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति न तो एक निश्चित समय में हुई और न ही एक विशेष कारण से हुई है, बल्कि क्रमिक विकास के रूप में हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए सर हेनरी मैन, या बी क्रैब, या सी सर हेनरी लॉरेंस, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सर हेनरी मैन जो है राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। यानी कि क्या बोलते हैं, सर हेनरी मैन इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। और राज्य की उत्पत्ति के कारण पिता है, क्या बोलते हैं, राज्य की उत्पत्ति का कारण पिता है, क्योंकि परिवार का मुखिया पिता होता है, यह सर हेनरी मैन का मानना था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्रेय दिया जाता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए नोजिक, या बी रॉल्स, या सी हन्ना अरेंड, या डी ओकसॉट। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बी रॉल्स। यानी कि सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जो है आपको रॉल्स को दिया जाता है। जॉन रॉल्स के द्वारा सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत किया गया और जॉन रॉल्स ने अपने नया सिद्धांत के निर्माण के लिए सामाजिक समझौते व अज्ञान के पर्दे का सहारा लिया है। जॉन रॉल्स का समझौता तार्किक व्यक्तियों द्वारा किया गया एक नैतिक समझौता था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा विचारक यह मानता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए प्लेटो, या बी हीगल, या सी मैकियावेली, या डी टी.एच. ग्रीन। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हीगल। यानी हीगल का मानना है कि राज्य पृथ्वी पर जो है ईश्वर का अवतरण है। यानी जर्मनी के आदर्शवादी विचारक हीगल जो है आपके जर्मनी का एक आदर्शवादी विचारक हैं और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है ये हीगल का ही मानते हैं। हीगल के अनुसार 44 राज्य की प्रकृति आंगिक यानी ऑर्गेनिक है। राज्य एक नैतिक संकल्पना है और राज्य का मूल कार्य नागरिक समाज को नैतिक निर्देश देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, इसमें के ऑप्शन हैं ए धर्म को राजनीति से मिलाता है, या बी धर्म को राजनीति से अलग करता है, या सी सामंतीय शासक की सर्वोच्चता में विश्वास करता है, या डी लोकप्रिय संप्रभुता में विश्वास करता है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए धर्म को राजनीति से मिलाता है। आपका दैवीय सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत जो है आपके धर्म को राजनीति से मिलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों में से होती है जिसकी वह रक्षा करता है, यह कथन किसका है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए टी.एच. ग्रीन, या बी जे.एस. मिल, या सी हेगल, या डी लॉस्की। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी लॉस्की। लॉस्की का कथन है कि किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिसकी वह रक्षा करता है। यानी कि हेराल्ड जे लॉस्की ने अधिकारों के उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को एक नया मोड़ देने का प्रयत्न किया है। और हेराल्ड लॉस्की के अनुसार किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिसकी वह रक्षा करता है। लॉस्की ने नकारात्मक अधिकारों के साथ साथ सकारात्मक अधिकारों की उचित व्यवस्था पर बल दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस विचारक के अनुसार स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए एस जे लॉस्की, या बी एफ ए हेयक, या सी आर एस्टॉनी, या डी सी बी मैकफर्सन। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एफ ए हेयक।
एफ ए हेयक के अनुसार जो है आपके क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। एफ ए हेयक ने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी जो कि 1960 में प्रकाशित हुई थी में स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी सिद्धांत माना है। स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी माना है। और हेयक के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न योग्यताएं व निपुणताएं पाई जाती हैं और कानून के समक्ष समानता का नियम लागू करने पर आय और संपदा में विषमता इस स्थिति का स्वाभाविक परिणाम होगी। और एफ ए हेयक का मत है कि किसी को भी स्वतंत्रता न देने से अच्छा यह है कि कुछ लोगों को ही स्वतंत्रता दे दी जाए और सब लोगों को थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता देने से अच्छा यह है कि कुछ लोगों को पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए, चाहे बाकी लोगों के हिस्से में कुछ भी न आए। यह आपके जो है हेयक का मत है स्वतंत्रता को लेकर के। तो आज के लिए अब इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।